नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां मोदी कैबिनेट में उत्तर प्रदेश से 10 मंत्रियों को जगह मिली है। इसमें राजनाथ सिंह और राज्यसभा सांसद हरदीप पुरी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, जबकि 2 को स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, अन्य 6 मंत्रियों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। मंत्रिमंडल में यूपी से 3 नए चेहरे शामिल किए गए हैं। इनमें कीर्तिवर्धन सिंह, कमलेश पासवान और जयंत चौधरी शामिल है। गौरतलब है कि पूर्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को तीसरी बार मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, जो 2014 में गृह मंत्री, वर्ष 2019 में रक्षा मंत्री के पद पर थे। इसके अलावा हरदीप पुरी को एक बार फिर मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। पिछली सरकार में उनके पास पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास था। वहीं अनुप्रिया पटेल, पंकज चौधरी, एसपी सिंह बघेल, कीर्तिवर्धन सिंह, बीएल वर्मा, कमलेश पासवान को राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। जयंत चौधरी को पहली केंद्रीय मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। उनके पिता स्वर्गीय चौधरी अजित सिंह कई बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उनके दादा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस की मनमोहन सरकार में मंत्री रहे जितिन प्रसाद को भी स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाया गया है। जितिन प्रसाद यूपी में एमएलसी और योगी सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री थे। वहीं गोंडा से लगातार 5वीं बार सांसद चुने गए। कीर्तिवर्धन सिंह को पहली बार केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन सिंह से जुड़ गए हैं। पवन का रुख करेंगे। पवन, यदि कैबिनेट की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो 10 मंत्रियों को कैबिनेट में मौका दिया गया है। और यदि जातीय समीकरण जो है उसको भी साधने की कोशिश की गई है, चाहे ओबीसी की बात करें, दलित की बात करें, सिख की बात करें या फिर ब्राह्मण की बात करें, जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है इस कैबिनेट मंत्री के रूप में। बिल्कुल कविता जी, सबसे बड़ी बात है कि इस बार उत्तर प्रदेश जिस तरह से परिणाम दिया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो काफी अच्छा नहीं रहा, जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी काफी आहत रही। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, यहाँ 80 लोकसभा सीटें हैं, इस प्रदेश को इग्नोर या नकारा नहीं जा सकता। इसलिए कैबिनेट में उत्तर प्रदेश को जगह देना एक बड़ी बात है। और बाकी जो कमियां रही हैं उसको सुधारने के लिए भी उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों से मंत्री बनाना जरूरी था, जिसको लेके चूंकि जो 2014 में जाति समीकरण बनाया गया था, चाहे वो संगठन के द्वारा, सरकार के द्वारा, जिस तरह से 2014 में जाति समीकरण को साध करके 73 सीटों पर कब्जा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, उस व्यवस्था को लगातार बनाए नहीं रख पाई भारतीय जनता पार्टी, जिसका खामियाजा 2024 में भुगतना पड़ा। अब इस 2024 की जो मात हुई है, जो परिणाम आए हैं, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं से जो है आहत है। उसको कवर करने के लिए, पूरा करने के लिए इस बार जो मंत्रिमंडल में जो जातीय समीकरण को साधा गया, उसमें उत्तर प्रदेश प्रमुख रूप से अलग अलग जातियों को और अलग अलग लोगों को अवसर दिया गया है, जिससे कि पूरे प्रदेश को कवर किया जा सके। क्योंकि जिस तरह का परिणाम उत्तर प्रदेश में रहा है, बहुत सारी सीटें जो जीती गई हैं वो भी बहुत कम अंतर से जीती गई हैं। क्योंकि इस तरह का जो परिणाम है ये उत्तर प्रदेश से बिल्कुल उम्मीद नहीं किया था। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 80 का नारा दिया था उत्तर प्रदेश से कि हम उत्तर प्रदेश में मिशन 80 सीटों पर काम करेंगे। उनको ऐसा अनुमान था कि 80 नहीं तो 2014 में अगर 73 मिली थी तो इस बार 75 सीटें काबिज करने का उनका अनुमान था। लेकिन जिस तरह की इस बार परिणाम आए हैं तो कहीं न कहीं से परेशान करने वाले परिणाम है। और जो सीटें जीती भी हैं वह सीटों पे काफी बहुत कम अंतर रहा है विपक्षी दलों से, क्योंकि वही फार्मूला विपक्षी दल अपना करके इनको मात दे दिया और उनकी सीटें बढ़ गई। वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने वही फार्मूला खुद अपनाया और इनकी जो कमियां रही उस पर बारीकी से नजर बनाए रखे, उनको उसका फायदा मिला। उनको 37 सीटें उत्तर प्रदेश में मिली। कविता, बिल्कुल पवन, यदि बात करें 3.0 कैबिनेट का विस्तार हो गया है और सबकी नजर अब पोर्टफोलियो पर है कि किसको कौन सा विभाग मिलेगा। इसके लिए आज कैबिनेट बैठक भी बुलाई गई है। पवन जी बिल्कुल, देखिए ये बड़ी चीज है, क्योंकि इससे पहले भी
आपने देखा होगा कि दोनों बार जब मोदी सरकार थी उसमें भी बहुत सारी चीजें सोच समझ के किसको कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाना है और उनसे क्या लाभ क्या काम करना है, या बड़ी रणनीति होती है। क्योंकि इससे पहले जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां एनडीए की सरकार ने वहां गवर्नमेंट बनाई तो राजनाथ सिंह को गृह मंत्री बनाया था, लेकिन वहीं दूसरी सरकार में उनको रक्षा मंत्री बना दिया गया, गृह मंत्री अमित शाह जी को बनाया गया। अब सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश को या जो शीर्ष नेतृत्व है वो उत्तर प्रदेश के जो बड़े नेता हैं, जो बेस हैं, उनको किस तरह से स्थान देता है, कौन सा पोर्टफोलियो देता है, या अभी आज कैबिनेट में तय होगी इस बैठक में। वैसे तो बहुत सारी चीजें पहले से ही बात हो जाती हैं, लोग जानते हैं कि किसको कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा, लेकिन फिर भी जितने भी लोग हैं उनके एक्सपीरियंस, उनकी जो सीनियरिटी है उसको देखते हुए उनके पोर्टफोलियो को निर्धारित किया जाएगा। लेकिन वही उत्तर प्रदेश में करीब 6 राज्य मंत्री, उसमें 3 नए राज्य मंत्री हैं। इन नए राज्य मंत्रियों को किस तरह का जो है उत्तरदायित्व दिया जाएगा, इनको किस तरह से आजमाया जाएगा कि अपने कार्यों में किस तरह से खरे उतरेंगे। क्योंकि जब कोई केंद्र में नया मंत्री बनता है तो उसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां आती हैं, अलग अलग तरह की, चूंकि उस जिम्मेदारी को किस तरह से निर्वहन करते हैं यह भी बड़ी देखने वाली बात होती है। और इसको लेके भारतीय जनता पार्टी, चूंकि इसके बाद इसके साथ एनडीए के उनके जो घटक दल हैं उन लोगों को भी इनको देखना है कि उनको किस तरह से साधना है कि किस तरह से उनको दिक्कत ना होने पाए, क्योंकि उनको साथ लेके चलना है। इस बार की गवर्नमेंट, चूंकि इससे पहले की गवर्नमेंट अलग थी, उसमें ये फुल फ्लेज जिम्मेदार थे, अपने ही डिसीजन ले सकते थे, उसमें कोई कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। लेकिन इस बार सहयोगी दलों को भी देखना पड़ेगा, उनकी भी राय लेनी पड़ेगी, या उनको भी सही सही पोर्टफोलियो में हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। उनको जो मजबूत पोर्टफोलियो उनको दिया जाएगा, इसके बाद ही अपनी सरकार ढंग से चला सकते हैं। क्योंकि इससे पहले ऐसा अनुमान था कि लंगड़ी सरकार नहीं आएगी, लेकिन इसके बावजूद इस सरकार को कंटिन्यू करने के लिए सहयोगी दलों का सहयोग लेकर के आगे सरकार चलाने की व्यवस्था देखी जाएगी। जी बिल्कुल पवन, 3.0 कैबिनेट की बात करें तो इसमें नए मंत्रियों को भी खास विशेष रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो नए मंत्री हैं, वैसे तो देखा जाए तो ये काफी सीनियर हैं, ये लोग 2 से 4 बार सांसद रह चुके हैं। इनको किस तरह से सरकार चलाई जाती है, किस तरह से काम किया जाता है, पब्लिक को किस तरह से देखा जाता है, पब्लिक के बीच में किस तरह से लाया जाता है, और विभाग के बारे में बहुत सारी जानकारियां होती हैं। लेकिन वह जानकारी जब जिम्मेदारी में बदल जाती है, कोई आदमी जिम्मेदारी से जब उस काम को करने लगता है, तब उसके काम की जो चमक है वो पब्लिक में किस तरह आती है, कितना लोग उसको सराहते हैं, क्या देखते हैं, किस तरह से वो सामने आएगा, यह बड़ा मायने रखता है। जो नए मंत्री बनाए जा रहे हैं इनको इसलिए राज्य मंत्री का दर्जा दिया जा रहा, राज्य मंत्री बनाया जा रहा कि वो उस काम को सीखे और अपनी जिम्मेदारियों को कितना बखूबी निभा पाते हैं, यह बड़ी बात है। और केंद्र सरकार जब भी किसी को जिम्मेदारी देती है तो उसका एक बड़ा दायित्व बनता है कि हम पूरे देश में लोगों के साथ क्या व्यवहार करेंगे, विभाग को किस तरह से चलाएंगे, विभाग की जानकारी कितना है, और अधिकारी से कितना सपोर्ट ले सकते हैं, पब्लिक में उसका क्या इम्पैक्ट जाएगा, किसी डिसीजन का क्या असर हो सकता है। चूंकि आप देखेंगे इससे पहले भी यहाँ 2024 के पार्लियामेंट्री चुनाव में एक एक स्टेटमेंट का बड़ा वजन था, लोगों में उस बात को देखा जाता है, और विपक्षी दल इस बात की जो है ताकीद में होते हैं कि अगर कहीं सरकार में गलती हुई तो उसको लेके आगे जाएंगे। इससे पहले की जो 2 सरकारें थी उसमें विपक्ष काफी कमजोर था, लेकिन इस बार का विपक्ष काफी सशक्त है और सरकार के तरफ पूरी तरह से निगाह लगाए हुए कि अगर कहीं कोई कमी रही या किसी मंत्री या किसी सांसद ने कोई गलती की तो उसको तुरंत सामने रखेंगे, काउंटर करेंगे। इस बार जब भी लोकसभा चलेगी, सदन चलेगा, इसमें जो विपक्ष है वो काफी मजबूत स्थिति में है। वो सरकार की कमियों को, इनके मंत्री या सांसद या सरकार कहां गलती करेगी उसको लेकर के इस बार वो सामने काउंटर करेंगे और पूरी तरह सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलने का काम करेंगे। क्योंकि जब विपक्ष कमजोर होता है तो सरकार के बहुत सारे कारनामे, बहुत सारे कार्य नजरअंदाज हो जाते हैं। वो जो भी डिसीजन ले वो सबको सर्वमान्य होता है, कहीं से कोई काउंटर करने की स्थिति में नहीं होता। लेकिन इस बार का जो विपक्ष है वो काफी सशक्त है, मजबूत है, और इस बार कहीं कोई सरकार की कमी हुई या सरकार ने जो गलती की उस गलती को सीधा पटल पे लाएगा और काउंटर करेगा, जनता के बीच में उन कमियों को उजागर करने का काम करेगा। कविता जी, पवन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद, और आप आगे भी जुड़े रहिएगा, अगली खबर पे आपसे अपडेट लेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में आतंकवादियों ने तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस पर हमला कर दिया,
जिसे बस खाई में जा गिरी और इस घटना में 10 लोगों की मौत और 33 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। बस में सवार अन्य यात्रियों का रेस्क्यू कर लिया गया है। ज्यादातर श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के हैं। वहीं इस हादसे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों की बस पर हुआ कायराना हमला अत्यंत दुखद है। मेरी ओर से दिवंगत पुण्यात्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन से जुड़ गए हैं। पवन से बात करेंगे। पवन, ज्यादातर यदि यात्रियों की बात करें वो उत्तर प्रदेश के हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने संवेदनाएं भी व्यक्त की है एक्स पर। जी बिल्कुल कविता, देखिए यह जो बस थी वो शिवखोड़ी से कटरा जा रही थी और उसमें बस में सवार सभी लोग यात्रा में थे और अचानक आतंकवादियों का जब हमला हुआ है तो उस हमले के बाद एक बार में 3 से 4 राउंड जो फायर करते थे आतंकवादी, इसके बाद रुक जाते थे, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा फायर करते थे। इस तरह से दूसरे या तीसरे फायर में जो ड्राइवर था उसको गोली लग गई और उसका कंट्रोल बस से हट गया। इसके बाद बस खड्ड में गिर गई, खाई में चली गई। अभी तक जानकारी के अनुसार करीब 10 लोगों की मौत हुई है और 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में करीब 2 लोगों की मौत हुई है और 5 लोग घायल हैं जानकारी के अनुसार। लेकिन मुख्यमंत्री को जब ही जानकारी मिली, योगी आदित्यनाथ ने अपने आला अधिकारियों को तुरंत जो है उन्होंने कहा कि वहां पर जो लोग घायल हैं उन लोगों को समुचित इलाज के लिए व्यवस्था बनाई जाए और यहां से वहां पे लोकल जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क स्थापित करके उनको जो भी जरूरत है उनकी सुविधा के लिए मुहैया कराई जाए और जिन हॉस्पिटलों में उनका इलाज चल रहा है उनको देख रेख करने के लिए अपने लोगों को लगाया जाए। क्योंकि यह बड़ी घटना है, इस घटना को लेके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। जिन लोगों की मौत हुई है उसके लिए उन्होंने दुख जताया है, लेकिन जो घायल हैं उनके लिए उन्होंने संवेदना व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि आला अधिकारियों को बोला हुआ है कि जो लोग घायल हैं उनको इलाज के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वहां पर जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क स्थापित कर लें। और इसके लिए एनआईए वहां पहुंच चुकी है इसकी जांच के लिए कि इसमें किस तरह की ये जो हमले हुए हैं इसके कौन जिम्मेदार हैं और इस हमले में और कितने लोग हताहत हुए हैं और किन लोगों की यह साजिश थी। क्योंकि यह यात्रा हमेशा चलती रहती है, लेकिन इतने दिनों के बाद इस तरह की घटना काफी दुखद है। जी कविता। बिल्कुल पवन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।